देखिए, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको गिवन रहेगा, उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना। तो एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए आई जे, एम बाय एम ऑर्डर का, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है एक। उसका जो एडजॉइंट होगा, उसके लिए क्या करेंगे कि जितने भी एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स के अंदर है, सबके कोफैक्टर्स निकालेंगे, और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर रहेगा, उस कोफैक्टर को उस एलिमेंट के प्लेस पे रख देंगे। तो उससे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स में क्या रहेंगे? एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स रहेंगे। तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिल गया, पूरे कोफैक्टर्स रहेंगे उसके अंदर। और उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज मतलब उसका डैश ले लेंगे। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। मतलब रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर दो तो उसका ट्रांसपोज आ जाता है। तो पहले आपको जो मैट्रिक्स गिवन रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स है, सबके आप अलग अलग कोफैक्टर्स निकाल लेंगे, और उन कोफैक्टर्स को उन एलिमेंट्स के प्लेस पे रख देंगे। तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वो मैट्रिक्स कैसा होगा? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होगा। और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स आपको मिलेगा, वो गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। और कोफैक्टर्स कैसे निकालना है? किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जैसे ए आई जे एलिमेंट है, तो उसका कोफैक्टर कैपिटल ए आई जे होगा। और कैपिटल ए आई जे किसके इक्वल होता है? आई प्लस जे को अपन प्लस करके देखेंगे। अगर वो इवन नंबर आ जाता है तो प्लस का एम आई जे ले लेंगे, और आई प्लस जे को प्लस करने के बाद में अगर ऑड नंबर आ जाता है तो माइनस एम आई जे ले लेंगे। और एम आई जे क्या है? एम आई जे आपका ए आई जे एलिमेंट का माइनर है। और ए आई जे एलिमेंट का माइनर कैसे निकालते हैं? ए आई जे एलिमेंट जिस रो के अंदर है, आई रो के अंदर है, तो उस रो को डिलीट कर देंगे या छोड़ देंगे। और ए आई जे एलिमेंट जेथ कॉलम के अंदर है तो जे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। बचे वाले एलिमेंट्स को, अगर सिंगल एलिमेंट है तो आप उसको डिटरमिनेंट में ले सकते हैं, नहीं तो सिंगल एलिमेंट भी लिख सकते हैं। और एक से ज्यादा एलिमेंट रहेंगे, मतलब 4 एलिमेंट रहेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स रहेगा या डिटरमिनेंट रहेगा, तो उसको 2x2 के डिटरमिनेंट में ले लेंगे। इससे आपका माइनर आ जाएगा। और माइनर की हेल्प से फिर अपन उसके कोफैक्टर निकाल लेते हैं। कल निकाले थे अपन अलग अलग कोफैक्टर्स, तो उन्हीं कोफैक्टर्स का यूज करके हम यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे। तो देखिए, मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ जैसा मैंने बोला है। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द adjoint of a matrix A is equal to Aij m by m, m by स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मतलब, is defined as the transpose of the matrix कैपिटल ए आई जे, ये भी m by m का होगा, where ए आई जे is the cofactor of AI. Adjoint of matrix A is denoted by adjoint of matrix A is denoted by ADJ, और फिर A लिखते हैं ऐसा। दैट इज, ये जितनी चीज हमने लिखे हैं इसको सिंबॉलिकली अगर अपन लिखें तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे और इसका ट्रांसपोज या इसका डैश। द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए
एक मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट ए आई जे है और ये एम बाय एम का है, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कैपिटल ए आई जे, ये भी एम बाय एम का होगा, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे एलिमेंट. Adjoint of matrix A is denoted by ADJA. इसको ADJ लिख देंगे adjoint को शॉर्ट में, और A. That is adjoint of A is equal to, ये मैट्रिक्स बनाया आपने और ये AIJ लिख दिया और इसका ट्रांसपोज ले लेंगे. ये भी आपका उसी ऑर्डर का रहेगा जिस ऑर्डर का आपका ये मैट्रिक्स गिवन था. ठीक है, कि आपके पास आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा m बाय m का, कोई भी मैट्रिक्स रहेगा ए, एम बाय एम का मैट्रिक्स होने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा. अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है. तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें ए आई जे एलिमेंट रहेंगे. ए आई जे एलिमेंट का मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, जैसे 9 एलिमेंट अगर 3x3 का है तो. अब आपको क्या करना है कि जो 9 एलिमेंट आपके पास में, वो सारे के सारे 9 एलिमेंट के 9 को फैक्टर निकाल लेना है. कोफैक्टर जैसा अपन ने कल निकाले थे, और वो कोफैक्टर को कहाँ रखना है, ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल ए आई जे होगा. ए आई जे के प्लेस पे आपको कैपिटल ए आई जे रखना है. अब जैसे एलिमेंट आपका A11 है, स्मॉल A11, तो उसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A11. तो कैपिटल A11 को कहाँ रखेंगे, स्मॉल A11 के प्लेस पे रखेंगे. फिर स्मॉल A12 एलिमेंट है आपके पास में, उसका कोफैक्टर कैपिटल A12 कहाँ रखेंगे, स्मॉल A12 के प्लेस पे. एक एलिमेंट आपके पास में A13 है, तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A13 होगा. इस कैपिटल A13 को कहाँ रखेंगे, स्मॉल A13 वाला जो एलिमेंट था उसके प्लेस पे. ऐसे पूरे 9 एलिमेंट के प्लेस पे उसके 9 कोफैक्टर रख देंगे. तो आपको एक पूरा का पूरा ऐसा कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा. अब क्या करना है, उस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है, उसका डैश लगा देना है. किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज या डैश कैसे निकालते हैं अपन, उसकी रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में इंटरचेंज कर देते. तो हम क्या करते हैं कि जो पहली रो है, फर्स्ट रो है, उसको फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देंगे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे. तो आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा और वो जो मैट्रिक्स होगा वो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा. तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको दो काम करना पड़ेगा. पहला काम, जितने भी एलिमेंट है उसके कोफैक्टर निकाल लो और उनको उन्हीं एलिमेंट के प्लेस पे रख दो. जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है उसको उस एलिमेंट के प्लेस पे रख दो, तो आपको एक कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स मिला. और इस कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स का डैश ले लो या उसका ट्रांसपोज ले लो, तो यू विल गेट द एडजॉइंट. ठीक, ये मैंने रब बताया. अब देखो यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, ये मैट्रिक्स का सिंबल लगा हुआ है, इसमें ए आई जे एलिमेंट, अब जितना इसका ऑर्डर होगा उसके हिसाब से अपन रो और कॉलम इसके अंदर फिल कर देंगे. एम बाय एम का है, स्क्वायर मैट्रिक्स से. इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. और ये मैट्रिक्स क्या दिख रहा है आपको, देखो ये स्मॉल ए आई जे था और ये कैपिटल ए आई जे. कैपिटल ए आई जे क्या है, इस ए आई जे का कोफैक्टर है. इसका ऑर्डर भी m बाय m रहेगा. पहला वाला मैट्रिक्स 3x3 का था तो ये भी 3x3 का मिलेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर सारे कोफैक्टर्स आ जाएंगे. यहाँ लिख भी दिए, वेयर कैपिटल ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे. देखिए स्मॉल ए आई जे जो है वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और कैपिटल ए आई जे जो है वो उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर ये जो कैपिटल ए आई जे है वो स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर है. एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय, अब ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को इस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाएगा, एडीजे लिख देंगे और पढ़ेंगे इसको एडजॉइंट ऑफ ए. ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा लिखेंगे. दैट इज, ये जितना यहाँ पे कहानी लिख दिया है मैंने स्टोरी, उसको सिंबॉलिकली ऐसा लिख सकते. बस इतना भी यदि आप याद रख लेंगे तो आपका एडजॉइंट करेक्ट निकल जाएगा. क्या है एडजॉइंट ऑफ ए, क्या है, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट है इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है इसके अंदर ए आई जे लिखना है, कैपिटल ए आई जे. आप याद रखिए ये कोफैक्टर्स है, यहाँ सारे कोफैक्टर्स रख देंगे, जो एलिमेंट का कोफैक्टर उसके प्लेस पे रख के, और फिर यहाँ डैश लगा हुआ. जब इस डैश को अपन यहाँ से हटाएंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो इसकी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में. तो इससे आपको एक m बाय m का मैट्रिक्स मिलेगा और दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए. बस अब देखो इसको आगे सॉल्व करके बता दो. अब जैसे 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो ए आई जे, तो पहला एलिमेंट स्मॉल ए आई जे रहेगा तो उसका कोफैक्टर क्या होगा, A11. दूसरा एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, A12. थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा, A13.
सेकेंड रो के अंदर A21 एलिमेंट का कोफैक्टर A21, सेकेंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर A22, थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर A23, थर्ड रो के अंदर A31 एलिमेंट का कोफैक्टर A31, सेकेंड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर A32, थर्ड वाले एलिमेंट का कोफैक्टर A33। देखो ऐसा आपका ये सारे कोफैक्टर्स आ गए और इसका लिया हमने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए टी भी लिख सकते हैं, डैश भी लगा सकते हैं। अब मैं इस डैश को हटा रहा हूं, अब इस डैश को हटाऊंगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा मुझे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, A11, A12, A13। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, A21, A22, A23। और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दो, A31, A32 और A33। बस ये जो मैट्रिक्स आपके हाथ लगा, दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। समझ में आई? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोसीजर आपको याद कर लेना है। प्रोसीजर ये है कि जो भी आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सबके अलग अलग कोफैक्टर निकाल लो और निकाले वाले कोफैक्टर को उसी एलिमेंट के प्लेस पे रख दो जिसका वो कोफैक्टर है। उससे आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा कोफैक्टर वाला, पूरे कोफैक्टर रहेंगे उसमें, ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा। और इसका ट्रांसपोज लेना आपको। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देंगे तो ये आपका एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। ये भी आपका उसी ऑर्डर का रहेगा जिस ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स गिवन था। एम बाय एम का था तो ये भी एम बाय एम का ही मिलेगा। और एम बाय एम का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा, लेकिन एक प्रोसीजर के थ्रू आ रहा है। पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर उससे एक मैट्रिक्स बनाना और फिर उसका ट्रांसपोज दें। तो ये है आपका एडजॉइंट ऑफ। बहुत काम का है ये। अभी अपन इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो ये और क्लियर हो जाए। तो अब देखो, जब अपने को एडजॉइंट निकालना रहेगा तो अब ये 9 एलिमेंट जैसे किसी मैट्रिक्स के अंदर है तो डिटरमिनेंट के अंदर भी 9 रहेंगे। तो आपको 9 के कोफैक्टर ही 9 कोफैक्टर अलग अलग निकालना पड़ेगा जैसे अपन ने कल निकाले थे। तो लिखना पड़ता है वहाँ पे कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3, ऐसा पूरे 9 एलिमेंट के लिखना पड़ता है। टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं डायरेक्ट कोफैक्टर ऐसा मैट्रिक्स बनाऊंगा और यहीं पे कोफैक्टर लिख दूंगा। थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको ट्रिक उसकी, तो अपन यहीं पे लिख देंगे एक ही साथ में, उस सब कचरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बताता हूँ मैं कि कोफैक्टर अपन कैसे लिखें। अपन उतने 9 के निकालेंगे लेकिन उसको अलग अलग नहीं लिखेंगे, बट डायरेक्ट में यहीं पे लिखना सिखा दूंगा आपको। आप ऐसा एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ऐसा थोड़ा बड़ा बना लेंगे अपन, और इसी के अंदर उसके कोफैक्टर लिखना सिखा दूंगा मैं डायरेक्ट आपको। तो उससे अपना टाइम भी बच जाएगा और आपको मजा भी आ जाएगा, क्योंकि आगे तक अपने को उससे काम लेना है। इतना कहाँ लिखते बैठेंगे अपन 9 एलिमेंट के कोफैक्टर, कोफैक्टर ऑफ 1, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर, ये लिखते लिखते ही शाम हो जाएगी, टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना। तो इसलिए वैसा नहीं करें, मैं यहीं पे सिखा दूंगा आपको कैसे लिखते हैं। आप भरोसा रखो, मैं सिखा दूंगा आपको, जाने के पहले पहले आप सीख के जाओगे। ठीक, ये जो बताया समझ आ गया। अपने पास में जो जनरली जो मैट्रिक्स आ रहे हैं वो या तो 2x2 के आते हैं या फिर 3x3 के आते हैं, है ना। तो 2x2 के रहते हैं तो वो तो बिल्कुल ही रहते हैं, है ना, कोई दम ही नहीं रहता उसमें, फट से सॉल्व हो जाते हैं। 3x3 के थोड़े से तराज देते हैं, मतलब वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो अपना सामना दोनों से होगा। 2x2 वाले से सामना हो गया तो वो कम नंबर मिलते हैं, छोटे नंबर का क्वेश्चन उसके ऊपर आता है। और 3x3 का आता है तो उसमें काम भी ज़्यादा रहता है और नंबर भी ज़्यादा रहता है। काम अपने को दोनों पे करना है। ठीक है, 2x2 में आपको बड़ा रिलैक्स रहेगा, फट से काम हो जाएगा। और 3x3 में काम थोड़ा सा ज़्यादा करना। मैं दोनों बताता हूँ। ये अच्छे से नोट कर लिया आपने, मेन कॉन्सेप्ट था। कोई चीज़ जो मैंने बताया आपको अगर आप भूल जाते, यहाँ पे सब चीज़ लिखी हुई है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है और ये उसका दैट इज लिखा हुआ है, मतलब ये मैथमेटिकली लिख दिया मैंने इसे। और हर एक चीज के बारे में आपको पहले से पता है। ट्रांसपोज आपको पहले से पता है, को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पहले से पता है। सब चीज पहले की चीजें आपको सब पता रखना है। अगर पहले की एक भी चीज यदि अपने को पता नहीं रही तो फिर अपन आगे काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं, लेट A11, A12, A21, A2, ये 2x2 का मैट्रिक्स लिया है मैंने। तो क्या हो गया, कुछ हुआ? देखिए, एक मैट्रिक्स लिया मैंने 2x2 का। अब हमको इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करना है। आपके दिमाग में जो चीज आ रही थोड़ा सा रोक के रखना, क्या ऐसा नहीं करना, मैं आऊंगा वहां।
तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 एलिमेंट का जो कोफैक्टर होगा वो कैपिटल A11 होगा, A12 एलिमेंट का कोफैक्टर A12 होगा, A21 का कोफैक्टर कैपिटल A21 होगा और A22 का कोफैक्टर A22 होगा, और इसका ट्रांसपोज या इसका डैश। अब इसका डैश ले ले अपन, नहीं ले लेता हूँ मैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, तो A11 A1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दो A21 और A22, बस ये हो गया इसका एडजॉइंट। ऐसे ही बताया हमने कि जो एलिमेंट है उसके प्लेस पे उसके कोफैक्टर रख देना और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना। अब इसकी एक शॉर्टकट भी है, और एक ए मैट्रिक्स है आपके पास A11 A12 A21 A22, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है? इसका हमको एडजॉइंट कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा ना करके। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखना ये वाले जो एलिमेंट है ये डायगोनल के अंदर जो दो एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा, ये दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज का मतलब ये है कि ये जो A22 लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे लिख दो A11 के प्लेस पे, और ये जो A11 लिखा हुआ है इसको आप A22 के प्लेस पे लिख दें। एक बात, अब नॉन डायगोनल वाले को देखें, इसको देखें, इसको क्या करेंगे, चेंज साइन, इनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये प्लस का है A12 तो इसके सामने भी माइनस लगा देंगे, और ये प्लस का है तो इसके सामने भी माइनस लगा देंगे। दो चीजें आपको याद रखना है, अगर 2 by 2 का मैट्रिक्स है तो डायरेक्ट वी कैन कैलकुलेट द एडजॉइंट। जो डायगोनल एलिमेंट है उसको आपस में इंटरचेंज कर दो, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। देखो अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये A22 को यहाँ लिखूंगा और A11 को यहाँ लिखूंगा, ये हो गया A22, एक मिनट इंक चेंज करता हूँ, A22 यहाँ आ जाएगा और A11 आपका यहाँ आ जाएगा। दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया मैंने इन दोनों को, और इन दोनों के साइन चेंज कर दो, ये माइनस A12 और ये माइनस A21, बस इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना आपको कोफैक्टर लेना पड़ा, ना आपको ट्रांसपोज लेना पड़ा, डायरेक्ट इन दोनों एलिमेंट को आपस में इंटरचेंज कर दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये यहाँ पे मैंने की लिख दिया है इसकी, ये इंटरचेंज करना है इन दोनों को और इन दोनों का साइन चेंज करना। साइन चेंज करने का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो अब अगर आपका सामना 2 by 2 के मैट्रिक्स से हो जाए तो आपको ये कोफैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है और उसका ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो। और किसी को ऐसा नहीं करना है तो वह ऐसा कर सकता है, इससे भी मतलब है वो यही चीज, लेकिन उसकी शॉर्टकट ऐसी बनी हुई है। मतलब ऐसा निकाल सकते हैं आप, लेकिन ऐसे में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वैसे 2 by 2 का ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अपने पास में जब उसकी शॉर्ट ट्रिक है तो अपन इसका यूज़ नहीं करेंगे 2 by 2 में, अपन डायरेक्ट इसका करेंगे। आसानी से याद रख सकते हैं आप, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब होता है उनकी प्लेस चेंज कर देना। जो A11 एलिमेंट था उसको A22 के प्लेस पे, A22 वाले को A11 के प्लेस, और बचे दो आप, उन दोनों के साइन आप आपस में चेंज कर दो, आपस में नहीं, जो प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस। और अगर जीरो है, यहाँ जीरो है और यहाँ जीरो है, तो प्लस जीरो माइनस जीरो कुछ नहीं होता, जीरो जीरो ही रहेगा, जीरो के साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, जीरो जीरो ही रहता। ठीक है, तो ये तो हो गया 2 by 2 का एडजॉइंट निकालना, आसान है, आप आसानी से फट से निकाल लेंगे। अब क्या हुआ है तो बताया, तो ये 2 by 2 का तो भाई एडजॉइंट निकल गया। अब आता है अपना 3 by 3 का एडजॉइंट निकालना आपने। ठीक है, अब जैसे अब 3 by 3 का तो ये निकाल के बताया मैंने आपको, है ना। अब ये 3 by 3 का कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा शॉर्टकट नहीं है उसका।
कि कोई चीज को इंटरचेंज कर दो तो ये हो जाएगा, उसके पूरे निकालना पड़ेगा। और उसकी शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना, वो एक ही डब्बे के अंदर निकाल के मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये जो है ये सिर्फ 2x2 के मैट्रिक्स के लिए। 3x3 वाले के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर लिखना है और उन एलिमेंट के प्लेस पे लिखना है और फिर उसका ट्रांसपोज लेना है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ही मिलेगा। ये 2x2 के काम में आएगा, 3x3 में ऐसा नहीं। 3x3 में मैं निकाल के बताऊंगा, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आ गया आपको 2x2 वाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अभी नहीं ले रहा मैं, अपन डायरेक्ट क्वेश्चन ही करेंगे इसमें, क्योंकि इसी के प्लेस पे एलिमेंट लेंगे अपन 1 2 3 4 5 इस टाइप से, है ना। तो अपन क्वेश्चन में सीख लेंगे, सिर्फ आपको ये टेक्निक सीखना है कि अपन कैसे निकालें। और 3x3 वाले में आपको यही करना है, ये सारे एलिमेंट लिख के आपको ऐसा डैश लेना है तो ये मिलेगा। ठीक, सिंबल बता दिया मैंने आपको, ADJ A। हाँ एक चीज और सुनिए, अब जैसे ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रहे थे, ए मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट निकाल रहे थे तो ADJ A लिख रहे हैं। अब अगर सपोज आपको बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो भी आप उसको ADJ B लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए था तो इसको एडजॉइंट ऑफ बी लिख दे रहे हैं आप, ऐसा नहीं करना है। एडजॉइंट के लिए ADJ लिखना है आपको, आप जिस भी मैट्रिक्स का निकाल रहे हो उसको यहाँ लिखना है। ठीक है, नहीं तो अपना दिमाग लगा के बोले सर ने बताया थे ए का एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ है, मैं बी का एडजॉइंट लिखूंगी बेडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा नहीं। BD और बी ऐसा नहीं लिखना, एडजॉइंट का ADJ लिखना। और ये स्मॉल ADJ ऐसा लिखते हैं, और कभी कभी ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसा ब्रैकेट में भी लिख देते हैं, अपन ने नहीं लिखे, वो कहीं लिखेगा तो लिख देंगे ऐसे, मतलब वो। और ये शुरू वाला जो ए है ये किताबों में स्मॉल ए ही दिया रहता है, कैपिटल ए नहीं रहता, ये वाला स्मॉल ए रहता है। और कभी कहीं पर लिखा भी आ गया कैपिटल ADJ ऑफ ए तो वो भी ठीक है, लेकिन जनरली अगर आप बुक्स को फॉलो करेंगे, बुक्स को देखेंगे तो ADJ स्मॉल लेटर से लिखा रहता है। कहीं पे हो सकता है कोई बुक वाले ने कैपिटल ADJ लिख दिया तो भी इसका मतलब एडजॉइंट ही रहेगा। देखिए थ्योरम फर्स्ट, ये थ्योरम्स को आप ऐसा ना समझे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस थ्योरम्स के थ्रू जब हम थ्योरम को प्रूव करते हैं तो थ्योरम में बहुत सारी चीजें हमको सीखने के लिए मिलती है। और कभी कभी एज इट इज थ्योरम का थ्योरम एग्जामिनेशन में आ जाता है प्रूव करने के लिए, ज्यादातर नहीं आता है, लेकिन ऐसा कहीं लिखा भी नहीं है कि वो आएगा नहीं, आ भी सकता है। लेकिन उस थ्योरम के थ्रू अपन बहुत सारी चीजें सीखते हैं, काम के थ्योरम रहते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए हम उसको प्रूव करते हैं। और किताब में भी देखेंगे आप तो किताब में भी उसका प्रूव करके दिया रहता है। थ्योरम को प्रूव करने से उसके अंदर जो क्वांटिटीज आ रही है, जो चीजें आ रही है, वो कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, अपने को ये पता चलता है। और डायरेक्ट अपन ने ये बता दिए थ्योरम, आपने शॉर्टकट में उसको याद रख लिया और आप उसके ऊपर काम करते चले गए तो उसमें चीजें कहाँ से कैसे डेवलप हो रही है अपने को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, इसलिए मैं थ्योरम तो प्रूव करता ही हूँ और मैं करूंगा ही करूंगा। थ्योरम फर्स्ट, इफ ए बी अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n देन ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, मतलब उसके अंदर n रोज है और n कॉलम से, देन A into adjoint of A is equal to A into adjoint of A, देखो एडजॉइंट कैसा लिखा उसने, ADJ स्मॉल से लिखा है, is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I, where I is the identity matrix of order n। और ये जो I दिख रहा है आपको कैपिटल I, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है n ऑर्डर का। जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स था, जैसे 3x3 का था स्क्वायर मैट्रिक्स, तो I भी आपका 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब होता है 1, जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 1 1 1 1 रहेंगे और बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 0 0 0 रहेंगे। ठीक है, तो ये एक थ्योरम है कि एक मैट्रिक्स ए है, उसमें उसके एडजॉइंट का मल्टीप्लाई किया जाए तो पहले एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स रख दिया जाए और फिर उसमें ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों का जो रिजल्ट है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आता है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस तो है ही नहीं इसमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये आएगा। फिर सिमिलरली करके सॉल्व नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ए में एडजॉइंट ए का इंटू कर रहे हैं, फिर एडजॉइंट ए में ए का इंटू करेंगे तो उसको सिमिलरली करके लिख देंगे, ऐसा कैसे दो रिजल्ट आ जाएंगे, दोनों को एक साथ उठा के यहाँ रख देंगे। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई होता है। मतलब एक मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट का या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उस मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आता है। ये थ्योरम है जहां पर आई यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स रहे। तो चलिए इसके लिए एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 8
ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं अपन 3x3 का, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने। अब ये किस ऑर्डर का है, ये है 3x3 का। इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं अपन, क्योंकि अपने को एडजॉइंट में ए का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका एडजॉइंट डायरेक्ट, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जो एलिमेंट है उसके प्लेस पे उसके कोफैक्टर्स रख देते हैं और उसका ट्रांसपोज दे देते हैं। ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, और इसका ले लेंगे डैश, या इसका ले लेंगे ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज हटाते हैं हम, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दो, A11, A12, A13, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दो, A21, A22, A23, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम में A31, A32 और A33। आ गया। अब हमको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया और ए मैट्रिक्स भी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए निकालूंगा, ठीक है, और वो आना चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के ऊपर। मैं अगले पेज में ले लेता हूँ इसको, देख लिया आपने, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा है। देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये है ना, पहले ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये निकालो, इज इक्वल टू ए वाला मैट्रिक्स लिख दो। ए वाला मैट्रिक्स क्या है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, थर्ड वाली रो A31, A32, A33 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला मैट्रिक्स भी अपन ने निकाले, ये लिखा हुआ है, ये वाला A11, A12, A13, A11, A12, A13, फिर सेकेंड कॉलम में A21, A22, A21, A22, A23, और थर्ड वाला कॉलम है A31, A32, A31, A32 और A33। ठीक है भाई, आराम से देख के लिख दिया आपने, मैट्रिक्स भी लिख दिया और उसका एडजॉइंट भी लिख दिया। अब देखिए, ये 3x3 का है और ये भी 3x3 का है। दोनों के मल्टीप्लीकेशन के लिए जरूरी है कि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड। तो इसके 3 कॉलम इसके 3 रोज के इक्वल है, मतलब मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब दोनों का प्रोडक्ट मिलने वाला अपने को जो मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर का मिलेगा, पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम के इक्वल, मतलब 3x3 का मिलेगा। 3 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो देखिए, मैं 3 रो और 3 कॉलम के हिसाब से यहाँ बना लेता हूँ, थोड़ी जगह ज़्यादा लगेगी मुझे, इसलिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आपको भी जगह ज़्यादा लगेगी। ये 3x3 इसमें 3 रो आ जाएगी, 3 रो आ जाएगी, कॉलम अपन अपने हिसाब से जहाँ पे खत्म होंगे वहाँ अपन कर देंगे ले जाकर। अब मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते जाओ और बीच में प्लस का साइन लगाते जाओ। तो A11 का फर्स्ट कॉलम, ये वाले फर्स्ट रो का कर रहे हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर रहे हैं, A11 प्लस A12, A12 प्लस A13, A13। दिख रहा है क्या आपको, दिख तो रहा होगा, वैसे सिस्टम अच्छा अपना दिखता है, दिख रहा है, थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। सेकेंड रो से भी करता हूँ फर्स्ट कॉलम में, A21, A11 प्लस A22, A12 प्लस A23, A13।
अब थर्ड रो से भी कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम में A31 A11 प्लस A32 A12 प्लस A33 और A13। ये पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इसी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को सेकंड कॉलम में करता हूँ, फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम में करता हूँ, फिर थर्ड रो से सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लेंगे अपन। फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम में कर रहे हैं A11 A21 प्लस A12 A22 प्लस A13 और A23। अब सेकंड रो से कर लो सेकंड कॉलम में A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23। अब थर्ड रो से कर लो सेकंड कॉलम में A31 A21 प्लस A32 A22 प्लस A33 और A23 हो गया। अब थर्ड कॉलम में करेंगे फर्स्ट रो से सेकंड रो से और थर्ड रो से थर्ड कॉलम बनाएंगे। A11 का A11 इंटू A31 प्लस A12 इंटू A32 प्लस A13 इंटू A33। बहुत बारीक में लेना है। चलिए सेकंड रो से कर दो थर्ड कॉलम में A21 A31 प्लस A22 A32 प्लस A23 और A33। फिर थर्ड रो से करो थर्ड कॉलम में A31 A31 प्लस A32 A32 प्लस A33 और A33। देखना यार बहुत ज्यादा छोटा लिखा है मैंने, आपको दिख रहा है ना? प्रॉब्लम समझिए हमारी थोड़ी सी आप देखें। बस इतना ही काम मुश्किल था इसके अंदर। अब कितना मुश्किल था आपने देखे, कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन यहाँ पे लिखना थोड़ा सा कठिन काम है। कैसा किया समझ आ गया ना? पहले पहला कॉलम कंप्लीट कर लो तीनों रो से मल्टीप्लाई करके, फिर तीनों रो से मल्टीप्लाई करके दूसरा कॉलम कंप्लीट कर लो, फिर तीसरी रो तीनों रो से मल्टीप्लाई करके तीसरा कॉलम कंप्लीट कर लो। हो गया? अब देखिए, अब बहुत ध्यान से देखना। अब कोई एलिमेंट और उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट का जो सम रहेगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बराबर होता है। जैसे A11 एलिमेंट है, उसमें उसके कोफैक्टर A11 का मल्टीप्लाई प्लस A12 एलिमेंट और उसका कोफैक्टर A12 प्लस A13 एलिमेंट और उसका कोफैक्टर A13 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो अब देखना, यहां से हमको तीन डिटर्मिनेंट मिलने वाले हैं। पहला वाला देखो, इसको देखो, देख रहा? अब देखना A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 A13 कैपिटल A13, इसको अपन डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक और देखना, आसानी से दिख जाएगा आपको। A21 प्लस A22 A23 ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ A के इक्वल हो जाएगा। एक और दिखने वाला है आपको, दिख गया होगा कुछ बच्चों को, लास्ट वाला, ये डायगोनल वाला दिखेगा आपको, देखना ध्यान से। A31 A32 इंटू A32 प्लस A33 इन तीनों को तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ लिखते हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू को शो करेगा, है ना अपने पास कॉन्सेप्ट। तो ये तीन के प्लेस पे तो मैं तीन डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, हो गया अपना काम। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। देखना, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A को ऐसा लिख रहा है क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A चाहिए। इसको भी मैं डिटर्मिनेंट ऑफ A लिख देता हूं।
और इसको भी मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख देता हूँ। या डायगोनल वाले एलिमेंट को मैंने लिख दिया भैया, लिख सकते हैं ऐसा। अब ये वाला जो एलिमेंट दिख रहा है आपको, इन सबको यदि आप प्लस करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा। बताता हूं कैसे जीरो मिलेगा। इन सबको यदि आप मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जीरो मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जीरो मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जीरो मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जीरो मिलेगा, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो जीरो मिलेगा, और ये तो डिटर्मिनेंट मिल रहा है आपको तीन। अब ये जीरो कैसे मिलता है? अब देखो, बहुत ध्यान से सुनना कि अगर हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो एक कोई किसी एक रो या किसी एक कॉलम के आप करस्पॉन्डिंग के एलिमेंट ले लो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को उसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। तो देखो इन तीनों में, डायगोनल वाले एलिमेंट में एलिमेंट है और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है, हो रहा है। देख लो आप तीनों में, तो वो आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब दूसरी चीज मैंने आपको कल बताया नहीं था, कल उसकी जरूरत नहीं पड़ रही थी इसलिए बताया, आज उसकी जरूरत पड़ रही है, वो मैं बता देता हूँ, आप चाहते उसको नोट में लिख लेना। कोई एलिमेंट है और उसके साथ में कोई उल्टा सीधा कोफैक्टर लिखा हुआ है, उल्टा सीधा मतलब उसका करस्पॉन्डिंग नहीं है। कोई एलिमेंट है और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है, उसका मल्टीप्लाई है, ऐसा प्रोडक्ट है, और उसका सम यदि आप करेंगे तो वो एग्जैक्टली जीरो के इक्वल आएगा। तो आप यहां देखना, ये A11 एलिमेंट है और यहाँ पे कोफैक्टर A21 है, ये A12 एलिमेंट है और कोफैक्टर A22 है, का करस्पॉन्डिंग नहीं है। ये A13 एलिमेंट है और ये कोई भलती चाप का A23 कोफैक्टर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो जीरो के इक्वल होगी, यहाँ जीरो आ जाएगा। यहाँ देखिए A11 एलिमेंट है और कोफैक्टर A31 है, भलते ही कोई कोफैक्टर है, करस्पॉन्डिंग नहीं, अपने को करस्पॉन्डिंग वाला देखना पड़ता है, एलिमेंट और उसका करस्पॉन्डिंग रहेगा तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। अब कोई एलिमेंट है और कोई भी दूसरा कोफैक्टर है, करस्पॉन्डिंग को छोड़ के कोई भी है, तो इसकी वैल्यू जीरो। यहाँ पे A11 है और ये A31 कोफैक्टर है, A12 है, A32 कोफैक्टर है, A13 और A33 कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, तो ये वाला भी आपका जीरो हो जाएगा। अब यहाँ आइए, A21 और A11 ये भी करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं है इसके अंदर, A22 है, A12 है, A23 है, A13, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, ये भी जीरो हो जाएगी। ये तो लिख दिया अपन ने डिटरमिनेंट। आप ये वाले पे आओ, A21 A31 A22 A32 A23 A3 A23 A33 है, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ जाओ, A31 A11 है, A32 A12 है, A33 A13 है, ये भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद ये वाला A31 A21 है, A32 A22 है, A33 और A23, इसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। और ये वाला आपका एलिमेंट था और करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर था, तो ये डिटर्मिनेंट आ गया। तो आप चाहते एक नोट लिख के रख सकते कहीं पर कि कोई एलिमेंट और किसी दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर का जो प्रोडक्ट है और उसका जो सम है वो जीरो के इक्वल होता है। आप कोई भी मैट्रिक्स लेके देख लो 3x3 का, कोई भी एलिमेंट लो और अंडवन कोफैक्टर उसके साथ में मल्टीप्लाई करो और प्लस करो उसको, तो वो जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का मैंने यूज किया। आपको मेन ये वाला डिटरमिनेंट वाला याद रखना था। अभी जैसे यहाँ पे ये वाले एलिमेंट, इसके प्लेस पे कोई दूसरे एलिमेंट रहते कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके अगर चेक करते तो वो जीरो ही आएगा, वो जीरो ही आएगा। अब यहां से देखिए, अब ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स में अपन मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर का तो हर एक एलिमेंट में करते हैं, जब कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट, देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट आप ये दिख रहा, दिख रहा, यहाँ भी डिटरमिनेंट आप है, यहाँ भी डिटरमिनेंट आप है, तो पूरे मैट्रिक्स में से अपन डिटरमिनेंट आप है कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि जीरो में से तो कुछ भी कॉमन निकाल सकते हैं अपन, जीरो का जीरो ही रहेगा। तो इस पूरे, अब देखो, तो मैं यहाँ से सब में से डिटरमिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल देता हूँ, तो निकाला मैंने डिटरमिनेंट ऑफ ए, अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या बचेगा देखना, यहाँ क्या बचेगा 1, जीरो में क्या बचेगा, जीरो ही बचेगा, जीरो में जीरो ही बचेगा, तो जहां जहां डिटरमिनेंट था वहां पे 1 1 बचा दो, बाकी सब जीरो जीरो। ये 1 हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये 1, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये 1। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स 1 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो जीरो है। ऐसे मैट्रिक्स को अपने बैतूल शहर के अंदर यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। दुनिया का कोई भी शहर हो, वहां पे डायगोनल के एलिमेंट 1 1 हो और बाकी सारे एलिमेंट जीरो जीरो हो, तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या
यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, और यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आई। लिख दिए। देखो जो अपने को प्रूव करना था उसका एक पार्ट आ गया, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। अभी ये वाला पार्ट और प्रूव करना है, ऐसे ही फिर से करेंगे, घबराए ना आप। ये आ गया आपका, घबराना नहीं, मैं हूं। सिमिलरली ये मैथमेटिक्स का स्वीट वर्ड बोलता हूं मैं इसको, सिमिलरली स्वीट वर्ड, इसमें अपने को काम कुछ नहीं करना पड़ता। सिमिलरली क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स को पहले रख देंगे, ये वाले मैट्रिक्स को पहले रख देंगे, और ये वाले मैट्रिक्स को बाद में रख के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे भी अपने को यही वाला रिजल्ट मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख दिया आपने, सेम वे में करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, जैसा इसको सॉल्व करें ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। अब इस रिजल्ट को देखो और इस रिजल्ट को देखो, तीनों को अपन इकट्ठे इक्वल लिख सकते हैं। देयरफॉर a into adjoint of a is equal to adjoint of a into a is equal to determinant of a into i, hence proved। यही प्रूव करना था अपने को, hence proved। दिख रहा है भाई, थोड़ा सा मुंडे इधर उधर कर देता। देखिए पसारा कितना दिख रहा है आपको इसके अंदर, कितना भयंकर है, मगर है क्या दम उसके अंदर। तो अगर अपन किसी फॉर्मूले को प्रूव कर ले, मैंने बोला आपको थ्योरम या फॉर्मूले को प्रूव करते वक्त में बहुत सारी नई चीजें सीख लेते हैं अपन, पुरानी चीजें तो यूज करते ही करते हैं। अब इसमें अपने को एक नई चीज ये पता चली कि कोई भी एलिमेंट और उसमें कोई करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के अलावा कोई दूसरा कोफैक्टर और उसका सम हो तो उसकी वैल्यू 0 हो। इसका मैंने यूज करके यहाँ पे इस थ्योरम को प्रूव कर दिया।